नमस्कार किसान भाइयों, विकसित भारत बजट 2024 के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, अहम भूमिका है और इसीलिए किसानों के हितों को ध्यान में रख करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित के लिए कई प्रकार की योजनाएं संचालित करते हैं ताकि उसका लाभ लेकर के किसान भाई लाभान्वित हो सके। इन्हीं में से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, फसल बीमा योजना जैसे अनेकों योजनाएं किसानों के हितों के लिए भारत सरकार संचालित करते हैं और हमारे देश के किसान भाई इन योजनाओं का लाभ लेकर के खुशहाल, समृद्ध और आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो किसान भाइयों, इस विषय को लेकर के आइए मिलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के माननीय कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी से और जानते हैं उनका विचार। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है कृषि प्रधान प्रदेश है और छत्तीसगढ़ में बहुत सारी संभावना है। आज छत्तीसगढ़ में फल की खेती और फूलों की खेती के साथ साथ साग सब्जियों का भी खेती बड़े पैमाने पर लोग आधुनिक तकनीकी के आधार पे कर रहे हैं और कुछ हिस्सों में खास करके हमारा बस्तर का अंचल और सरगुजा अंचल में, इस अंचल में मिलेट्स की खेती भी, कोदो है, रागी है और भी जो उपज हैं वो वर्षों से लोग लेते रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो इस ओर विशेष उनका जोर है कि छत्तीसगढ़ में, बाकी प्रदेश में तो हो ही रहा है लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी बहुत अधिक संभावना है और इस संभावना को देखते हुए जो मिलेट्स हैं उसका उत्पादक कैसे हम छत्तीसगढ़ में और बढ़ा सकें, इसके लिए भी भारत सरकार से हमें फंडिंग हो रहा है। हमारा बजट का साइज जो है पूर्व की भांति इस वर्ष भी बजट तो है ही है, लेकिन इस बार हम विशेष जोर दे रहे हैं कि तमाम सारे जो है फल की खेती हो, सब्जियों की खेती हो या फिर अन्न हो, उसमें कैसे हम और अधिक जो है उपज को हम बढ़ा सकें, लोगों का स्किल को कैसे बढ़ाया जा सके, तकनीकी का उपयोग करते हुए इसमें हम बेहतर रिजल्ट कैसे ला सकें, ऐसा सोच करके हमारा इस बार का जो बजट साइज है 34% एवं का बजट प्रावधान इस बार हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि केंद्र सरकार के सहयोग से जितनी स्कीम योजनाएं चल रही हैं उसमें तो हम काम कर ही रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं उसमें भी हम बेहतर रिजल्ट की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार के जो सोच है, उस सोच के आधार पर छत्तीसगढ़ एक बेहतर रिजल्ट देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, ये तो रही माननीय कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री रामविचार नेताम जी के विचार। अब आइए मिलते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के माननीय कुलपति महोदय जी से और जानते हैं बजट 2024 को लेकर उनके क्या विचार हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर किसानों के समृद्धि के लिए प्रयासरत है और पिछले 38 साल के हमारे योगदान में इस समय हम कृषि को व्यावसायिक कृषि को ले जाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। 27 जिलों में हमारे केवीके हैं और करीब करीब पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ मिलकर हम सभी नई तकनीकों का उनमें प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बचाते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के हमारे वैज्ञानिकों और केवीके के द्वारा जो किसान समूह हैं उसमें जो हम लोग अभी एसएचजी महिलाओं का ग्रुप बना रहे हैं, उनके मार्केटिंग की जो व्यवस्था कर रहे हैं उसमें हमारे प्रदेश का और देश का नाम बहुत आगे जा रहा है। मैं ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि हम अभी जो व्यावसायिक कृषि है जिसमें फल फूल सब्जी की बात हो या नए
जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट था, तो मिलेट में उसकी मार्केटिंग की जो व्यवस्था है उसके लिए बहुत किया है। हमारे यहाँ के हर ज़िले में मिलेट कैफ़े खुल रहा है। इस मिलेट कैफ़े में जो उसके उत्पाद हैं, मिलेट से बनाए हुए उत्पाद हैं, इसका भी हम बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत से ऐसे महिलाओं का जो समूह है, खासकर आकांक्षी ज़िलों में, जैसे बस्तर में, अभी हम बताएं तो कांकेर हमारा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिस कांकेर में महिलाओं के समूह ने एक सीताफल की बहुतायत पाई जाती है, तो उससे आइसक्रीम बना के उसके पल्प को निकाल के कैसे बाज़ार में पहुंचाना है, इसका काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो इनका एक विकसित भारत का सपना है, इसको ध्यान में देते हुए मुझे बड़ा ही खुशी है कि आज तक हम पिछले 1 महीने में करीब 22 लाख किसानों तक पहुंचा चुके हैं, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का डिमॉन्स्ट्रेशन है, कैसे हम उसमें आगे बढ़ेंगे, पैकेजिंग फॉरवर्डिंग कैसे करेंगे, उत्पादों का वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे, इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। ये बताते हुए मुझे खुशी है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अब हम कैसे शिक्षा को ज़्यादा रोजगार के लिए उन्मुक्त शिक्षा बनाएं, इस पे काम कर रहे हैं। हमें बताते हुए खुशी है कि बहुत रिसेंटली अभी छत्तीसगढ़ जो बायोडाइवर्सिटी धान का कटोरा कहलाता है, उनमें से एक ऐसी वैरायटी है जिसको हम भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से उस वैरायटी का वैज्ञानिक आधार पर उसका गुणदोष आधारित कर लिए हैं और एक नई वैरायटी संजीवनी के नाम से हम उसको निकाल रहे हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि ये विश्व की पहली ऐसी वैरायटी होगी जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो इस वैरायटी को खरीद के कैंसर प्रतिरोधी या इम्यूनो बूस्टर वैरायटी के रूप में इसको प्राप्त कर सकेंगे। भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से जो हमारा रिसर्च हुआ है, उसकी 2 बातें बताने में मुझे बड़ी खुशी है। एक तो ये बात है कि इसमें ऐसे फाइटोमॉलिक्यूल पाए जाते हैं जो शरीर में हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत कारगर होते हैं। तो ये अपने आप में एक योगदान है। और हमारा एग्री स्टार्टअप का प्रोग्राम चल रहा है, जो भारत सरकार की महती योजना है, जिसमें एग्री स्टार्टअप के तहत छत्तीसगढ़ के करीब 7.5 करोड़ रुपए का 25 लाख रुपए एक स्टार्टअप्स को हमने अभी प्रदान किया है। नाबार्ड के भी स्टार्टअप को हम हेल्प कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले साल का जो बजट है, जो कृषि में फोकस होके होगा, आकांक्षी जिलों में हम और अधिक से अधिक कैसे वहाँ के युवाओं को प्रेरित कर सकें कि वो अपना रोजगार बनाएं और आगे बढ़ के देश की समृद्धि में अपना योगदान देंगे। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी
1551। राम राम, नमस्कार किसान भाइयों। विकसित भारत बजट 2024 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ राज्य केवल धान के फसल तक ही सीमित नहीं है किसान भाइयों। अब ये कई प्रकार के फल और सब्जियों की खेती करके यहाँ के प्रगतिशील किसान समृद्ध हो रहे हैं और आत्मनिर्भर बनकर खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इन किसानों के द्वारा उगाए गए फसल हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँच रहे हैं और यह सब संभव हो पा रहा है केंद्र और राज्य शासन के विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर के। जी हाँ किसान भाइयों, विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर के ये किसान समृद्ध हो रहे हैं, खुशहाल हो रहे हैं और आत्मनिर्भर बन के अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना रहे हैं। तो विकसित भारत 2024 बजट को लेकर के इनकी क्या आशाएं हैं, क्या उम्मीदें जगी हैं और इस बजट को लेकर के इनकी क्या प्रतिक्रिया है, जानने के लिए आइए मिलते हैं और चर्चा करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रवीण चावड़ा रायपुर का किसान हूँ। मैं काफ़ी साल से खेती कर रहा हूँ और जैसे धान की खेती की बात करें तो पहले जो धान की खेती में लोगों को उतना इनकम नहीं होता था और मोदी जी ने जब से आए हैं उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि किसानों की आय दुगनी हो। तो जब से सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने का और 3100 रुपये में खरीदने का जो प्रावधान किया है, उससे निश्चित रूप से किसानों की आय दुगनी हुई है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इसी तरह जैसे धान की वजह से किसानों की आय दुगनी हुई है, उसी तरह जो 23 कमोडिटी है जिनकी उन्होंने एमएसपी लागू की हुई है, लेकिन उनको गवर्नमेंट खरीदती नहीं है। तो अगर ये बाकी चीज़ों को भी गवर्नमेंट खरीदना चालू करे तो लोगों का धान के प्रति थोड़ा सा लगाव कम होकर दूसरे उसमें जाएगा, तो धान का उत्पादन कम होगा और दूसरी चीज़ों का बढ़ेगा। तो धान खरीदने के लिए जो सरकार को परेशानियां हो रही है, उससे उनको भी राहत मिलेगी और किसान दूसरी फसल में डाइवर्ट हो जाएंगे, तो किसानों का भी फ़ायदा होगा। बायो पेस्टिसाइड करके बहुत सारी दवाइयाँ आ रही है, जिसमें बहुत सारी नकली दवाइयाँ आ रही हैं और बायो के नाम से वो लोग पेस्टिसाइड ही बेच रहे हैं। तो उस पर कुछ नया कड़ा कानून लाया जाए और उसकी जांच की जाए, ताकि किसानों को जो ठगा जा रहा है उसको राहत मिले। और अभी खेती में जो इनपुट लग रहे हैं उसमें 12% पहले जीएसटी लगता था, उसको 18% कर दिया गया है। तो हम चाहेंगे सभी किसानों की तरफ से कि उसको वापस 12% किया जाए, तो उसमें किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा। धान के अलावा अगर दूसरी फसल में किसान जाना चाहे और अच्छी आमदनी चाहे तो सब्जियों में और फल की खेती में जा सकते हैं। और जैसे धान में और सब्जियों में पानी बहुत ज़्यादा लगता है, तो फल की खेती में जाएंगे तो पानी भी कम लगेगा और आमदनी भी अच्छी होगी। जैसे ड्रैगन फ्रूट है, कटहल है, नारियल है, इस पे किसान को जाना चाहिए। तो उसमें भी अच्छी अभी कीमत मिल रही है, पानी भी कम लगता है और लागत भी कम है। मेरा नाम हितेश वरू है। मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के ग्राम गोढ़ी का किसान हूँ। आज मैं 50 एकड़ में खेती करता हूँ। जब शुरुआती दौर में मैंने खेती प्रारंभ की, उस समय हाईटेक खेती नहीं होती थी। आज कृषि बहुत ही हाईटेक हो चुकी है। इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जब से सत्ता संभाली है, आज खेती का परिदृश्य ही पूर्णतः बदल गया है। आज खेती में आप जब उद्यानिकी फसलों की बात करते हैं तो वहाँ पर ड्रिप, मल्चिंग से लेकर बहुत सी हाईटेक तकनीक की हम चर्चा करते हैं। तो आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है, उसका हम लाभ उठा रहे हैं छत्तीसगढ़ के किसान। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी प्रकार से कुछ योजनाएं जो है वह हमें बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रही है। सरकार की कुछ योजनाएं दूसरे स्टेटों में चल रही है, जैसे एग्रो टूरिज़्म है, वह काफ़ी कारगर साबित होता है। एक किसान को एडिशनल कमाई मिलती है उसमें। तो उससे यह होता है कि किसान जो है अपने खेतों में ही कुछ और सुविधाएं देकर शहरी जो परिवेश के लोगों हैं उनको आकर्षित करके कुछ एक्स्ट्रा आमदनी कमाया जा सकता है। तो इस पे भी सिंगल विंडो में कुछ उसके क्राइटेरिया बना के उसमें सब्सिडी दी जा सकती है, जिससे किसान अलग अलग तरीके से उसमें लाभ कमा सकते हैं।
नमस्कार, मेरा नाम वल्लरी चंद्राकर है। मैं महासमुंद की किसान हूँ। पहले मैंने 2-3 एकड़ की खेती से शुरुआत करी। आज मेरे पास में 24 एकड़ की खेती है। आने वाले बजट में मेरी एक छोटी सी चाहत है, शायद और भी महिलाएं जो किसान होंगी उनकी भी होगी। जिस तरीके से सरकार ने एक इंडस्ट्रियल लोन पे, होम लोन पे महिलाओं को अतिरिक्त छूट दे रखी है, अगर वो हमें भी कृषि लोन में महिलाओं के लिए कुछ अतिरिक्त लोन के लिए अतिरिक्त छूट देती है लोन में, तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल होगा। अभी हमारे यहाँ जो राज्य में जिस तरीके से सब्सिडी की जो स्कीम है और उसमें जो उसके मानक जो तय किए हुए हैं वो बहुत ही पुराने हैं, शायद 8 से 10 साल पुराने। जितना मेरी जानकारी है शायद 2014 के बाद वो रिवाइज़ नहीं हो पाए हैं। अगर सरकार हमें ये नए मापदंड के साथ हमारे साथ में सब्सिडी स्कीम शेयर करती है तो हम ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। मैं ऋषि चंद्राकर महासमुंद जिले का किसान हूँ। बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर था, डिपार्टमेंट में काम करता था और ये मेरा रिटायरमेंट प्लान है। मैं इसके तहत खेती कर रहा हूँ। पिछले 8 सालों से फल और सब्जियों की खेती करता हूँ। हमने देखा है कि इस 8 सालों में खेती में लागत बढ़ती ही जा रही है और यदि थोड़ा सा कोशिश ये हो जाए सरकार की ओर से कि कुछ लागत में कमी करने का प्रावधान हो तो वही जो बचत होती है वही किसान का लाभ होता है। आज युवा वर्ग जो कॉरपोरेट इनकम को छोड़ के छत्तीसगढ़ में खेती कर रही है और उसके कारण उसको देख देख के बहुत सारे लोग अपने खेती को रुझान बढ़ा है। तकलीफ़ें तो आती ही है। लोग बोलते हैं कि भाई इतना अच्छा काम छोड़ के खेती में क्यों आ गए। कई बार ये होता है कि हमको बाज़ार में हमारे सामान की कीमत नहीं मिल पाती, तो निश्चित है कि डिमांड एंड सप्लाई का मामला है। तो कभी कभी ये लगता है कि खेती छोड़ देनी चाहिए, मगर जब अगली बार फिर से फसल अच्छी होती है, कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो लगता है इसे लगातार करते रहना चाहिए। और धान की खेती तो मैं किया नहीं, मगर मैं देखता हूँ कि धान के किसान भी आज बहुत खुशहाल हैं। जैसे कई प्रांतों में, जैसे बेंगलोर में IIHR है, वाराणसी में IIVR है, तो राष्ट्रीय स्तर के कोई इंस्टीट्यूट हमारे छत्तीसगढ़ में भी हो जाए जिससे कि यहाँ के किसानों को लाभ मिले। इसका बजट में प्रावधान रखना चाहिए, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ पूरे भारत में अपना परचम तो फैला ही चुका है और दिन दुगनी रात चौगुनी इसमें उन्नति होती चली जा रही है। आज के हमारे छत्तीसगढ़ की युवा वर्ग पूरी खेती को अच्छे से संभाल रहे हैं, तो उनको नई तकनीक की आवश्यकता है। मैं चाहूँगा सरकार से कि बजट में कुछ इस तरह का प्रावधान रखे कि हमारे क्षेत्र के लोग और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, रिसर्च नए नए हों और उसका लाभ मिले। नमस्कार, मेरा नाम जयेश वरू है। मैं बेमेतरा ज़िले का किसान हूँ। अभी मैं सब्जी के साथ साथ फलों की खेती भी करता हूँ। मेरी सरकार से अपेक्षा है कि जिस तरीके से खेती यहाँ पे विकसित हो रही है और बहुत तेज़ी से रकबा बढ़ रहा है सब्जी का और फलों का, सरकार को उस और थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि सब्जी और फलों की खेती के लिए शुरू से 4 आयाम होते हैं, जैसे जोताई करना, पौधे अच्छे स्वस्थ पौधे तैयार करके देना और उसके बाद उत्पादन करना और उसके बाद उसका विपणन बाज़ार पहुंचाना। तो इन सभी आयामों में किसान को सरकार से अपेक्षा रहती है कि जैसे पहले शुरुआती दौर में कृषि यंत्रों की ज़रूरत रहती है, तो उसमें सरकार से अपेक्षा है कि अच्छी सब्सिडी मिले, या फिर ना भी मिले सब्सिडी तो उसमें लगने वाले टैक्स जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हैं, वो भी बहुत भारी पड़ते हैं किसान को। तो वो उसमें टैक्स में कमी हो या फिर किसी यंत्रों में सब्सिडी मिले, जो अभी की सब जनरल किसान को नहीं मिलती है। कुछ आदिवासी किसानों को यहाँ दिया जा रहा है, तो सबके लिए हो। उसके बाद स्वस्थ पौधे, किसान अपने यहाँ स्वस्थ पौधे पैदा नहीं कर पाता है, नर्सरियों से लेता है, जिनका मूल्य बहुत ज़्यादा है। नर्सरी से किसान को पौधा अगर ख़रीदना हो तो मैं अपेक्षा करूँगा सरकार से कि नर्सरी से जो पौधे आते हैं उसमें थोड़ी सी सब्सिडी मिले किसान को। और तीसरा है खाद और दवाइयों पे कुछ सुविधा हो। तो सरकार का तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि इतने वर्षों से किसानों को जो खाद में सब्सिडी मिल रही है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ सरकार का।
और आगे भी ये सब्सिडी हमेशा बनी रहे और चलता रहे। उससे किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है और किसान आगे बढ़ रहे हैं। और अंतिम में है विपणन व्यवस्था। विपणन व्यवस्था में छत्तीसगढ़ में उत्पादन तो बहुत है, क्योंकि हमारा गुड्स जो है पेरिसेबल गुड्स से जल्दी ख़राब हो जाती है, वेजिटेबल, सब्जियां और फल। तो उनको जल्दी से जल्दी हमारे उत्पाद को बाज़ार में पहुंचाने के लिए जो बाज़ार की बड़ी बड़ी मंडियां हैं, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता या फिर बाहर भी जाता है जो विदेशों में, उसके लिए यहाँ से विपणन की व्यवस्था की जाए और डायरेक्ट ट्रेन चलाई जाए। छत्तीसगढ़ में आज वो संभावना आ चुकी कि यहाँ से हम डायरेक्ट ट्रेन, सीधी सब्जी स्पेशल ट्रेन चला सकते हैं। तो सरकार से ऐसी अपेक्षा है कि वो इस पे ध्यान दे। जय श्री राम किसान भाइयों, मैं बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट का किसान हूं और मेरा नाम रामनंदन सिंह है। मैं पिछले 10 सालों से अमरूद की खेती करता हूं। अमरूद की खेती में पहले जैसा अब आमदनी थोड़ा कम है, तो नए फसल का एडिशन हम कर रहे हैं, जो है ड्रैगन फ्रूट। लेकिन इस बजट में सरकार से मेरी ये अनुरोध है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है इन्वॉल्व, जो उसके पोल और उसकी चक्री में होता है। तो उस पे अगर सरकार थोड़ा कुछ सब्सिडी वगैरह अगर प्रोवाइड करे तो मेरे ख्याल से ये फ्रूट जो है एक छोटे किसान भी उगा सकते हैं अच्छे तरीके से, और उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा इसका। इसी तरीके से और जो है हम किसानों के लिए एग्रो टूरिज़्म का पॉलिसी कुछ यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अभी तक हमारे पास नहीं आया है, तो हम सरकार को इस ओर उनका ध्यान दिलाना चाहेंगे कि कम से कम कुछ पॉलिसी हमारे लिए डेवलप हो, जिसके अंतर्गत हम लोग एग्रो टूरिज़्म पे कुछ कार्य कर सके, जिससे काफ़ी लोग हमारे फार्म पे आकर के रह सकते हैं। हमारे फार्मर का क्या कल्चर है, क्या कॉन्सेप्ट रहता है, उसको समझ सकते हैं। उससे किसानों को भी फ़ायदा होगा और हम किसान भाइयों के लिए भी कुछ कर सकेंगे, ताकि उनके लिए एक एंटरटेनमेंट का साधन भी होगा, जहां वो किसान भाई आकर के कुछ अच्छे समय, अच्छे खाना, ये सब का लाभ उठा सकेंगे, स्वादों का लाभ ले सकेंगे। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम छत्तीसगढ़ के लिए कुछ अच्छी पॉलिसी जो है एग्रो टूरिज़्म के लिए, वो कम से कम हमें बताया जाए, जैसे दूसरे अदर स्टेट्स में, जैसे महाराष्ट्र, पंजाब में है। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम विपुल परमार है। मैं जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का किसान हूँ। मैं लगभग 15 वर्षों से सब्जी की खेती कर रहा हूँ और इसमें हमने बहुत सी नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। पहले हम मल्चिंग का यूज़ चालू किया, ड्रिप का इरिगेशन हमने लगाया। कृषि क्षेत्र में हमें नई नई टेक्नोलॉजी लाने से उत्पादन हमारा बढ़ा है, किसानों का इनकम भी बढ़ा है। और अभी जो छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर नेट हाउस, पॉली हाउस की संभावनाएं बहुत हैं, हमने भी लगवाया है और इससे किसानों की आय और बढ़ रही है। और छत्तीसगढ़ में बहुत संभावनाएं हैं पॉली हाउस की, नेट हाउस की, इसके अंदर खेती करने के लिए, जिससे उत्पादन बढ़ता है, लागत कम आती है और सब्जी की क्वालिटी और अच्छी होती है। मैं सरकार से ये चाहूँगा कि आने वाले बजट में पॉली हाउस और नेट हाउस की सब्सिडी बढ़ाई जाए, ताकि और किसानों को लाभ हो। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के किसान नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, जिससे उनकी भी आय बढ़े। तो आने वाले बजट में ये चाहूँगा कि ये सब नई टेक्नोलॉजी के लिए बजट का प्रावधान बढ़ना चाहिए। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि किस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ के ये प्रगतिशील किसान किस तरह से फल और सब्जियों की खेती करके आत्मनिर्भर बने हैं और अपनी मेहनत और लगन से आज अपना नाम पूरे देश में, अपना परचम लहरा रहे हैं। किसान भाइयों, हमारा यह कार्यक्रम आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।